हाय गाइस। तो आज से अपन लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिविक्स का 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा आपके चैप्टर में फर्स्ट पेज में ब्लू कलर के बॉक्स में एक फ़ुटबॉल का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। तो फुटबॉल के बारे में आप सबने सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने फ़ुटबॉल खेला भी होगा। तो फुटबॉल में आप बॉल को पैर से किक करते हैं और अगर आपने बॉल को हाथ से उठा लिया तो वो फाउल माना जाता है। हाथ से बॉल को सिर्फ बॉल कीपर ही रोक सकता है। ठीक है, और अगर आप हाथ से बॉल उठा के पास करने लगेंगे तो वो फुटबॉल तो रह नहीं जाएगा। मतलब फ़ुटबॉल खेलने के लिए बहुत बेसिक रूल ये है कि आपको बॉल को पैरों से किक करना है। ऐसे हर गेम के अपने बेसिक रूल्स रहते हैं जो कि गेम्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक रूल को अपन लोग कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी और बहुत बेसिक रूल्स रहते हैं किसी भी गेम को खेलने के लिए। ऐसे ही हर सोसाइटीज़ के भी कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव बेसिक रूल्स रहते हैं जो कि वो सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे रहते हैं उनके कंसेंसस मतलब सबकी एग्रीमेंट से बनते हैं। ठीक है ना, उन रूल्स में सब लोग एग्री करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखे होंगे वो डॉक्यूमेंट को अपन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे सोसाइटी के बहुत बेसिक और कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है किसी भी कंट्री को। तो देखिए, आज के वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जिनके भी पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हों। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अपन को आइडियल्स प्रोवाइड करता है जो कि सोसाइटी जो कि बताती है कि सोसाइटी किस प्रकार की है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपन को ये बताता है कि सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा है। मतलब सोसाइटी सेकुलर है या नॉन सेकुलर, रिलीजियस है, सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल होता है नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्या रूल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। खासकर इंडिया की बात करें जहाँ पे इतनी डाइवर्स कंट्री है अपनी इंडिया, जहाँ पे इतने सारे रिलीजियस, रेस, कास्ट के लोग रहते हैं। तो सारे लोग ज़रूरी तो नहीं है ना हर चीज़ में आपस में एग्री करें। तो बहुत सारे लोगों के कुछ सेम बिलीफ रहते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी रहते हैं जिसमें लोग एग्री नहीं कर पाते। ठीक है, जिसमें सबका एक एग्रीमेंट नहीं होता। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपन को कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है जिसमें सारे पीपल एग्री कर सकें, जिसमें सोसाइटी अच्छे से वर्क कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ पे साइड में आपके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है। तो सबसे पहले 1834 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो उस समय ब्रिटिश ने डिमांड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम आया तो ब्रिटिश वॉर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को धीरे धीरे तेज़ी मिलने लगी और फाइनली दिसंबर 1946 से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1946 तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था, जिसमें मेनली जो अपन ने ब्रिटिश ईयर में 150 ईयर जब अपन ब्रिटिश के अंदर थे तो जो अपन ने डिस्क्रिमिनेशन सहा, जितना भी ब्रिटिश ने गलत किया, तो वो सब उस कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार के लिखा था। बेसिकली इसका मतलब है कि आपने जब अपन ने 150 साल में जब ब्रिटिश का इतना डिस्क्रिमिनेशन देखा, ब्रिटिश ने अपना इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, तो अब जो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें अपन ने सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए जस्टिस, ऐसे सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की।
आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें फिर आगे नेपाल की एक केस स्टडी भी दी है। तो नेपाल में क्या होता है, 1990 में ना नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई भी रूल बनाने की जो फाइनल अथॉरिटी थी ना, वो किंग के पास थी। तो मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन नेपाल अभी भी मोनार्की था। तो इसी चीज़ से फाइट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हुए, जिसको अपन पीपल्स मूवमेंट कहते हैं। जो सिटीजन्स ने लड़े, तो वो बहुत सेवरल डिकेड्स, मतलब कि बहुत सालों से लड़ रहे थे डेमोक्रेसी को पाने के लिए। फाइनली 2006 में उन्होंने डेमोक्रेसी पाई। उसके बाद उन्होंने किंग के रूल को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में बनाया। तो जैसे अपन ने देखा था कि ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल चेंज होने की वजह से फ़ुटबॉल का पूरा गेम बदल गया था। सिर्फ अगर अपन फुटबॉल को पैर से ना मार के हाथ से बॉल देने लगेंगे तो गेम का मतलब ही बदल जाएगा। इसलिए नेपाल में उन्होंने अपना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अपनाया, क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पे बेस्ड था। अब वो मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाए, जिसमें मोनार्की अबॉलिश थी और डेमोक्रेसी को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो आपके में वहीं पे साइड में नेपाल के बारे में थोड़े और डिटेल से दिया है। तो देखो, नेपाल में पीपल स्ट्रगल्स चल रहा था 1990 से। तो 1919 में पीपल स्ट्रगल के बाद 12 साल के लिए डेमोक्रेसी आई, लेकिन उसके बाद वहाँ के एक किंग ज्ञानेंद्र ने माओइस्ट अपराइजिंग के चलते हुए पूरी पावर धीरे धीरे अपने हाथ में ले ली, ठीक है ना। तो उन्होंने 2005 फरवरी तक पूरी पावर अपने हाथ में ले ली थी। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए और माओइस्ट पार्टी ने और सिटीजन्स ने मिलके किंग के खिलाफ रिवोल्ट किया और मोनार्की को एंड करके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की। ओके, तो मुझे लगता है आपका फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सोसाइटी में रह रहे पीपल की एस्पिरेशन को शो करता है कि पीपल, वहाँ की सिटीजन्स कैसा चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी कैसी हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। दूसरा ये है, दूसरी नीड ये है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफ़ाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो कि ये बताती है कि किसी भी कंट्री में कोई भी डिसीजन या कोई भी रूल कैसे बनाया जाएगा। तो देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपन चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो अपने बिहाफ में रूल्स बनाते हैं, लेकिन आप इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि वो लोग अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है क्लासरूम का, जिसमें सुरेश अपनी क्लास का कैप्टन रहता है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा बच्चा नहीं रहता, वो सबको बहुत बुली करता है। तो उसकी क्लास की क्लास टीचर मिसेस राव जब क्लास ले रही रहती हैं तो उनको बहुत इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, तो वो क्लास की जिम्मेदारी सुरेश को देख के जाती है। तो सुरेश अनिल को बुली करने लगता है और उससे कहने लगता है कि जब मिसेस राव आएंगी तो मैं उनसे तुम्हारा नाम बताऊंगा कि तुम क्लास में हल्ला कर रहे थे, ठीक है। फिर जब उनकी टीचर आई, मिसेस राव क्लास में वापस आई, तो सुरेश ने अनिल की मैम से शिकायत कर दी कि अनिल क्लास में बहुत शोर कर रहा था और मेरी बात नहीं मान रहा था। जो टीचर हैं मिसेस राव हैं, उन्होंने अनिल को पनिश कर दिया कि अब आप स्कूल के बाद क्लासरूम में ही रुकेंगे और ये 100 टाइम्स लिख के देंगे कि अब मैं क्लास मॉनिटर की बात मानूंगा। इसमें अनिल की कोई गलती नहीं थी, लेकिन सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, जिसके वजह से अनिल को प्रॉब्लम हुई। ऐसे पॉलिटिशियंस भी तो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं जिसमें सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जब पॉलिटिशियंस अपनी पावर का गलत यूज़ करने लगते हैं तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे सिटीजन्स के साथ अनजस्ट होने लगता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अपन को सेफगार्ड प्रोवाइड करती है कि कोई पॉलिटिशियन भी अपनी पावर का मिसयूज़ करके सिटीजन्स को हार्म ना कर सके। तो इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को फंडामेंटल राइट दिए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी दिया है कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है ना। सब
कानून की नज़र में एक समान है। इसके अलावा अपन को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट दिया है कि कोई भी अपन को अपने रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेकेंड नीड ये है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को बताता है और पॉलिटिशियंस की पावर पे रोक लगाता है और सिटीजन्स को सेफगार्ड देता है, जिसमें पॉलिटिशियंस अपनी पावर का मिसयूज़ करके सिटीजन्स को परेशान ना कर पाएँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और तो थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट नीड ये है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो मेजॉरिटी ग्रुप हैं, वो माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर अपनी पावर का यूज़ ना कर पाएँ। तो देखिए, जो मेजॉरिटी में होंगे, जो ज़्यादा लोग होंगे, ऑफ कोर्स उनके पास ज़्यादा पावर होगी, और जो माइनॉरिटी में होंगे क्योंकि उनकी संख्या कम है तो उनके पास कम पावर होगी। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल दिया है आपकी बुक में गेम पीरियड का। ठीक है, तो स्कूल में जब गेम पीरियड होता है तो हर बार वो लोग क्रिकेट खेलते थे, तो इस बार गर्ल्स ने ये डिमांड की कि अपन क्रिकेट नहीं बास्केटबॉल खेलेंगे। लेकिन बॉयज़ को क्रिकेट खेलना था और बॉयज़ थे मेजॉरिटी में, गर्ल्स थी माइनॉरिटी में, तो टीचर ने सबके हाथ ऊपर करवा के वोटिंग करवाई। ठीक है, तो क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा थे, मान लो बॉयज़ 10 थे और गर्ल्स 3 थी, तो बॉयज़ ज़्यादा थे, 10 बॉयज़ थे, तो 10 बॉयज़ ने क्रिकेट के लिए हाथ ऊपर किया और बास्केटबॉल खेलने के लिए सिर्फ 3 गर्ल्स थी। ठीक है ना, तो मतलब हर बार जब भी गेम पीरियड होता था और गेम खेलने के लिए वोटिंग होती थी तो हर बार बॉयज़ जीत जाते थे क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से मेजॉरिटी अपनी पावर का यूज़ करके माइनॉरिटी को दबा सकती है। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी प्रोन टू टेरनी है। तो टेरनी का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपनी पावर का गलत यूज़ कर सकते हैं और अपनी मेजॉरिटी होने के कारण पूरी माइनॉरिटी को भी उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ की पावर को एक्सप्लॉइट न कर पाया, माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट न कर पाएँ, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेफगार्ड देता है। ठीक है ना, तो माइनॉरिटी के डोमिनेंट से, ओवर पावर से प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को। तो देखो, डोमिनेशन 2 प्रकार का हो सकता है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। जो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन रहता है, मतलब कोई एक कम्युनिटी जब दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करने लगे, जैसे कि इंडिया में हिंदूज़ मेजॉरिटी में है, तो जब वो दूसरे किसी रिलीजियस ग्रुप के ऊपर डोमिनेट करने लगे तो उनको अपन इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस कहेंगे। जब लेकिन किसी एक कम्युनिटी के अंदर ही कुछ लोग दूसरे लोगों के ऊपर डोमिनेट करने लगे तो उनको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहेंगे। जैसे अगर अपन हिंदू सोसाइटी में देखें तो जितने भी मेंस हैं वो बहुत टाइम से फीमेल्स के ऊपर डोमिनेट करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेंट का हो जाएगा क्योंकि दोनों हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ और लास्ट नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि अपन को, अब जब कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं या इमोशनल होकर ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपन को अपने ऐसे डिसीजन से बचाता है। ठीक है, तो अपन को अपने ऐसे डिसीजन से प्रोटेक्ट करता है जो बाद में अपन को लॉन्ग टर्म में अपन को हार्म कर सकते हैं। तो इसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है आपकी बुक में शबनम का। तो शबनम एक गर्ल रहती है जिसको दूसरे दिन टेस्ट रहता है, जैसे कि वो मतलब जिसका कल टेस्ट रहता है और टीवी में उसका फेवरेट प्रोग्राम आना रहता है और उसके टेस्ट में पढ़ने के लिए 2 चैप्टर बचे होते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 2 चैप्टर पढ़ ले या तो टीवी देख ले। अगर उसने टीवी देखी तो उसके 2 चैप्टर रह जाएंगे और कल टेस्ट में उसके कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो शबनम इसी बात के लिए स्ट्रेस थी, तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा क्या हुआ। तो फिर शबनम ने उसकी मम्मी को बताया कि कल मेरा टेस्ट है और जिसके 2 चैप्टर अभी बचे हैं रिवीजन करने के लिए, लेकिन मेरा टीवी देखने का भी बहुत मन है। फिर शबनम ने कहा
कि अगर आप टीवी बंद कर देंगे, अगर आज कोई टीवी नहीं देखेगा तो मेरा भी मन नहीं करेगा देखने का और मैं पढ़ पाऊँगी। तो सब ने टीवी बंद कर दी और शबनम ने अपने 2 चैप्टर पढ़ लिए। फिर नेक्स्ट दिन जब वो टेस्ट देने गई तो वो दो चैप्टर जो उसने टीवी देखने के बजाय पढ़ लिए थे, वही 2 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए और वो बहुत खुश हो गई कि उस समय उसने टीवी देखने के बजाय पढ़ाई करना चूज़ किया। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया है। हो सकता है, देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्टी पॉलिटिक्स बहुत होती है, ठीक है ना। तो हो सकता है कई बार लोग पार्टी पॉलिटिक्स से चिढ़कर ये सोचें कि इससे अच्छी तो डिक्टेटरशिप ही थी, कम से कम उसमें इतनी पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं होती थी, ठीक है। और डिसीजंस भी जल्दी जल्दी आते थे। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप डिक्टेटरशिप लेके आएंगे डेमोक्रेसी की जगह तो उसके इमीडिएट तो कुछ आपको पॉजिटिव दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिक्टेटरशिप के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से बहुत बेटर है लॉन्ग टर्म में। तो डेमोक्रेसी आपको इस चीज़ से सेव करती है कि आप कोई ऐसे रैश डिसीज़न ना ले लें। थैंक यू। आई होप आपको यहाँ तक चारों समझ में आए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपन को आइडियल्स प्रोवाइड करता है कि आपकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को बताता है। तीसरा ये है कि वो माइनॉरिटीज़ को सेव करता है मेजॉरिटी के डोमिनेंस से। और चौथा ये है कि वो अपन को अपने खुद के सडन डिसीजन से बचाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू।